एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो इस हमारे क्वार्टर 3 एनालिसिस और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के डिस्कशन में हम बात करने वाले आईएफएल फाइनेंस के बारे में। इस वीडियो में हम आपको आईएफएल फाइनेंस के क्वार्टर 3 रिजल्ट बताएंगे, उसका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन डिस्कस करेंगे और लास्ट में हमारी इस स्टॉक पे आपको राय बताएंगे आपको क्या करना चाहिए। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा क्वार्टर 3 रिजल्ट के बाद यहाँ पे आईएफएल फाइनेंस में 20% का सर्किट लगा और लगभग 20% की तेजी के साथ यहाँ पे इसने ट्रेड किया। अब ऐसा क्या है इस क्वार्टर रिजल्ट में जिसके कारण शेयर में इतनी शानदार तेजी आई है, ये जानने के लिए हम लोग चालू करते हैं हमारा डिस्कशन। लेकिन जो हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि इसी तरह की अपडेट आईएफएल फाइनेंस या बाकी सभी क्वार्टर 3 रिजल्ट से रिलेटेड हम लोग आपको दे सके। चलिए, अगर मैं आपको बात करूं टोटल इनकम की यानी रेवेन्यू की, तो 919 करोड़ रुपए का रहा है जो कि 7% से क्यू ऑन क्यू बेसिस पे बढ़ा है, लेकिन वाई ऑन वाई बेसिस पे 58% से बढ़ा है। उसी के साथ अगर हम प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं, यानी जो कंपनी बेसिकली लोन पे ब्याज कमा रही है और जो ब्याज दे रही है, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना होगा, वो करीबन 615 करोड़ है, जो कि 9% से ग्रोथ हुआ है क्यू ऑन क्यू बेसिस, लेकिन 127% से वाई ऑन वाई बेसिस पे हुआ है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट है, ये आईएफएल फाइनेंस की हिस्ट्री का अभी तक का हाईएस्ट एवर प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर था जिसके कारण यहाँ पर एक शानदार तेजी देखने को मिली है। वहीं पे हमारा जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 268 करोड़ रुपए, 26% क्यू ऑन क्यू, 47% वाई ऑन वाई। लोन एयूएम मतलब बेसिकली लोन बुक जो कंपनी की है वो 42,264 करोड़ की है, जिसमें 3% क्यू ऑन क्यू ग्रोथ देखने को मिली है, 17% वाई ऑन वाई ग्रोथ देखने को मिली है। उसी के अलावा अगर हम लोग और बाकी से बात करते हैं तो हम लोग अब सीधा चलेंगे यहाँ पे। सबसे पहले मैनेजमेंट जो कि उनके चेयरमैन है निर्मल जैन, उन लोग का क्या कहना है ये जान लेते हैं। सबसे पहले मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा फिर हम आपको हिंदी में बताएंगे। द कंपनीज बिजनेस मॉडल इज बीइंग ट्रांसफॉर्म बाय टू pronged strategy, rapidly digitizing and automating all business processes and forging win-win partnerships with banks. It places us in a unique sweet spot to deliver the financial inclusion to masses and superior return on the capital to all the stakeholders. The company continues to make substantial contribution to the society, environment, sustainability. The highest ever profit, not considering exceptional item, is not only a milestone but a continuing journey of the company. We are excited about the opportunities arising from the V-shaped recovery in the economy with low credit penetration. यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो मैनेजमेंट ने जो कमेंट्री दी वो काफी पॉजिटिव है और तो मैं आपको बोलूंगा कि ये मैनेजमेंट काफी यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है और उसी के साथ यहाँ पे जो आउटलुक है वो भी पॉजिटिव है। अब हम लोग चलते हैं सीधा हमारे लोन बुक की तरफ। अगर हम लोन बुक को देखें तो यहाँ पे जो 42,264 करोड़ का लोन बुक है, इसमें होम लोन सेगमेंट सबसे बड़ा है 32% और जो गोल्ड लोन है 29%, बिजनेस लोन्स 18%, माइक्रो फाइनेंस 9%। वहीं पे कंपनी का एनुअलाइज्ड आरओई 18.4% रहा है और आरओए 2.6% रहा है। तो ये सब चीजें रही। और अगर हम लोग हाईएस्ट एवर प्री प्रोविजनिंग बात कर चुके हैं, बोरिंग कॉस्ट जो है कंपनी की यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे तो 9% हो चुकी है, जो कि 10 बेसिस पॉइंट से रिड्यूस हुई है। उसी के अलावा 90% रिटेल लोन्स है और 10% यहाँ पे होलसेल लोन्स है। अभी हम लोग बात करते हैं सीधा हमारे यहाँ पे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन की ओर चलते हैं। अगर उससे पहले आप लोग कुछ और चीजें देखना चाहते हैं तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, बेसिकली मेजर हाइलाइट्स है। देखिए, जीएनपीए जो है 1.16% रहा है, नेट एनपीए इनका 0.77% रहा है और उसी के अलावा यहाँ पे प्रोविजन कवरेज रेशो वो 170% रहा है। ठीक है, उसी के अलावा कैपिटल एडिक्वेसी रेशो जो है वो 21.4% रहा है और ब्रांचेस जो है इनकी 2440 है और जो कि बढ़ी है पहले 2366 करोड़ से। बाकी फिर कंपनी ने अपनी डिटेल्स दी है, होम लोन, ग्रोथ लोन, गोल्ड लोन्स, माइक्रो फाइनेंस, बिजनेस लोन्स और इन सभी सेगमेंट में। उसी के अलावा एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट। लिक्विडिटी पोजीशन की बात करें तो कंपनी की टोटल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस जो बैंक से अप्रूव्ड क्रेडिट लाइंस है उसका करीबन शेयर 5,150 करोड़ है। उसी के अलावा कंपनी ने जो मेजर पार्टनरशिप्स कर रखी है, को लेंडिंग और को ओरिजिनेशन, बेसिकली जिन बैंकों के साथ लोन देती है वो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, सीएसबी बैंक। उसके अलावा काफी अवार्ड्स वगैरह मिले जो कि हमारे लिए एज अ शेयर होल्डर इंपॉर्टेंट नहीं है।
चलिए, तो अब हम जो देखेंगे वो काफी इंटरेस्टिंग होगा, आपको काफी पसंद भी आएगा अगर आप आईएफएल के शेयर होल्डर हैं। अगर मैं आपको बताऊं, लोन एयूएम बात हो चुकी है, आरओई आरओए बात हो चुकी है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो चुका है, कॉस्ट ऑफ फंड्स हो चुका है। यहाँ पे जीएनपी अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है हमारा 1.61% है, जो पहले था 1.81%। नेट एनपी यहाँ पे अभी भी बराबर है, तो नेट एनपी में कोई चेंज नहीं। प्रीवियस क्वार्टर में प्रोविजन कवरेज रेशो 183% था, अभी 170% है। अगर आप मुझसे पूछते हैं ये खराब बात है अच्छी बात, तो प्रोविजन कवरेज रेशो जितना ज्यादा होता है उतना अच्छा होता है, यहाँ पे कम हुआ है तो थोड़ी खराब बात है। वहीं पे कैश, और जो इसकी मैंने बताया आपको, ये कैश प्लस अनड्रॉन लाइंस, अनड्रॉन लाइंस का मतलब होता है जो बैंक को यहाँ पे आईएफएल फाइनेंस को जो अप्रूव्ड लोन सैंक्शंस है प्लस कैश मिला लिया जाए तो 5100 करोड़ रुपए होता है। नेट डेब्ट टू इक्विटी रेशो 5.13 है, जो पिछले क्वार्टर से थोड़ा कम हुआ है, ये अच्छी बात है। कॉस्ट टू इनकम रेशो 33% रहा है, अच्छी बात है। सीआरआर हम लोग कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशो डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम लोग बात करते हैं कंसोलिडेटेड रिजल्ट की। अगर हम देखें यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, तो जो इंटरेस्ट इनकम है, नेट इंटरेस्ट इनकम यहाँ पे 57% ग्रोथ हुई है वाई ऑन वाई बेसिस पे, बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है। उसी के अलावा हम लोग अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं, जो कि 47% से बढ़ा है और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 26% से बढ़ा है। बुक वैल्यू ऑफ शेयर अगर आप जानना चाहते हैं तो करीबन यहाँ पे जो Q3 FY21 में हम देखेंगे 129 रुपए है। उसी के साथ हम लोग आरओई और वो सब चीजें डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम लोग अगर बात करना चाहें तो आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एसेट अंडर मैनेजमेंट पे कंपनी ने एक प्रेजेंटेशन दे रखा है जो 17% ग्रो हुआ है वाई ऑन वाई बेसिस पे, और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 3% से ग्रोथ हुआ है। उसी के साथ यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम और वो सब हम लोग बात कर चुके हैं। अभी अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी, वो मैं अगर आपको बता सकूंगा तो जरूर बताऊंगा। हाँ, यहाँ पे जो एक और चीज थी कि कंपनी का जो बुक वैल्यू पर शेयर है, जिसपे मैं आपको फोकस करना चाहता हूँ, वो ये है इसलिए क्योंकि 129 का बुक वैल्यू पर शेयर है। बुक वैल्यू पर शेयर मतलब टोटल एसेट्स को जब टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किया जाता है तो यहाँ पे बुक वैल्यू पर शेयर आता है। अभी जो बुक प्राइस टू बुक रेशो होता है वो अगर हम देखें तो अभी जो भाव चल रहा है 146 रुपए चल रहा है और बुक वैल्यू 129 चल रहा है। अगर ये जो गैप है बुक वैल्यू और इक्विटी शेयर की प्राइस पे जितना कम होगा उतना अच्छा है। तो यहाँ पे मैं अगर आप मेरे से पूछेंगे कि कैसा है, तो बहुत शानदार है। आप केवल 20 रुपए ज्यादा दे रहे हैं क्योंकि 130 रुपए की तो कंपनी की एसेट ही है, तो वो फेयर वैल्यू जो अगर लोग बात देखते हैं तो बेसिकली एक तरीके की फेयर वैल्यू है जो 130 रुपए, जिसके लिए आप दे रहे हैं 146 रुपीज। तो ये काफी अच्छा है, प्राइस टू बुक रेशियो काफी कम है, तो ये एक अच्छी बात है। अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पे ज्यादा इसको नहीं खींचेंगे क्योंकि ये बहुत ही बड़ा हो जाता है। बोरोइंग्स की बात करूं तो बोरोइंग्स पे हम लोग एक अलग आपको बताते हैं। अभी आप देख सकते हैं 31,000 करोड़ की फिनेंशियल लाइबिलिटीज है, नॉन फाइनेंशियल लाइबिलिटीज 326 करोड़ की है। चलिए, लोन एयूएम अगर हम देखेंगे चार्ट तो यहाँ पे एक इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखता हुआ आ रहा है। उसी के साथ अगर मैं आपको टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम देखूं तो वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, 7.4% का इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, जो कि हम लोग देखेंगे तो बढ़ता हुआ ट्रेंड है लगभग। और उसी के साथ अगर मैं आपसे बताऊं तो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और लोन एयूएम की बात हो चुकी है। अभी हम लोग रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन इक्विटी अगर देखें तो 18.4% रहा है, और कैपिटल एडिक्वेसी रेशो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आईएफएल फाइनेंस का 21.4, होम फाइनेंस का 24.8, 23.6 का समस्ता माइक्रो फाइनेंस का है। तो जो इनकी माइक्रो फाइनेंस यूनिट है उसका यहाँ पे 23.6 है। अभी हम लोग अगर आगे चलते हैं तो इसमें आपको काफी मजा आएगा। देखिए, डिसबर्समेंट देखते हैं। बेसिकली डिसबर्समेंट का मतलब हुआ जो कंपनी नए नए लोन्स दे रही है, तो आप वो देखेंगे 25% वाई ऑन वाई ग्रोथ देखने को मिल रही है गोल्ड में, 90% वाई ऑन वाई ग्रोथ आपको Q3 FY21 में मिली है होम लोन सेगमेंट में, 61% यहाँ पे ग्रोथ मिली है माइक्रो फाइनेंस में, और बिजनेस लोन में 43% है। तो ये काफी शानदार फैक्टर है। आप बाकी से डिटेल में आप वीडियो को पॉज करके आराम से देखिए। उसी के अलावा अगर हम बात करते हैं कि अभी एसेट क्वालिटी की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं आपको यहाँ पे एक और चीज बताऊंगा जो कि परफॉर्मा जीएनपीए। देखिए, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो जीएनपीए दिया गया है वो कंटिन्यू आपका डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। देखिए, जीएनपीए या फिर नेट एनपीए सेम रहा है, जीएनपीए कम हुआ है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था जिसमें बोला गया है कि आप एनपीए नहीं डिक्लेयर कर सकते,
वो एनपी अगर डिक्लेयर कर दिए जाए तो कंपनी का जो जीएनपी आप 1.61 देख रहे हैं वो 2.87% हो जाएगा, और जो नेट एनपी देख रहे हैं वो 1.46% हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो हम लोग को देखना रहता है आजकल की सभी फाइनेंशियल कंपनीज के रिजल्ट में कि परफॉर्मा जीएनपी कितना है। आप मुझसे पूछेंगे कौन सा जीएनपी कंसिडर करना चाहिए, तो मैं आपको बोलूंगा परफॉर्मा जीएनपी देखिए, क्योंकि उससे पता पड़ेगा एक्चुअल में कितने जीएनपीएस है। जस्ट बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने हमें यहाँ पे रोक लगा रखी है तो इसका मतलब ये नहीं कि एनपीए नहीं होंगे, आने वाले टाइम में इन सबको एनपीए डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो ये सब बात रही। उसी के अलावा यहाँ पे ग्रॉस एनपीएस यहाँ पे असेट बिजनेस सेगमेंट वाइज दे रखी है, तो जिसमें हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अभी आप लोग मुझसे पूछना चाहते हैं कि टोटल जीएनपीएस कितने हैं, तो यहाँ पे जो जीएनपी दिखाए जा रहे हैं टोटल करीबन वो करीबन यहाँ पे है 30,000 करोड़ के हैं। और अगर आप मुझसे पूछे कि यहाँ पे जीएनपी है 90 प्लस डेज से 440 करोड़ है, और जो स्टेज 2 और स्टेज 1 बेसिकली जो 0 से 30 डेज के लिए पेंडिंग हो जाते हैं वो स्टेज 1 में आते हैं, जिनका उधारी 30 से 90 दिन से नहीं चुकाया गया है वो स्टेज 2 में आते हैं। तो ये सब चीजें टोटल जीएनपी अगर आप देखेंगे तो 440 करोड़ है। तो ये सब चीजें हुई। कैपिटल एफिशिएंसी सॉरी कलेक्शन एफिशिएंसी, मतलब जितना कंपनी मांगती थी उस महीने के अंदर उस क्वार्टर के अंदर उसमें से कितना प्रतिशत मिला है, तो हम देखेंगे 95% मिला है गोल्ड लोन में। बिजनेस लोन में हमें 75% ही मिला है, मतलब काफी लोगों ने पैसा देने से मना किया है। माइक्रो फाइनेंस की जो कलेक्शन एफिशिएंसी 77% है और होम लोन में 90% है। अगर मैं आपको बताऊं तो अभी एक कंपनी थी जिसका नाम उसका कलेक्शन एफिशिएंसी 105% था, और तो वो उसने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। तो ये सब चीजें हैं। अभी हम लोग अगर बात करते हैं लिक्विडिटी पोजीशन की, बोरोइंग्स कंपनी की 26,302 करोड़ है, जिसमें से आप देख सकते हो उसका बाइफर्केशन है रीफाइनेंस, बॉन्ड्स, टर्म लोन्स और उसी के साथ। अभी हम लोग अगर स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी यानी एएलएम बेसिकली एसेट लायबिलिटी मिसमैच का जो ये चार्ट है ये आप देखेंगे तो 534% का सरप्लस है, मतलब 641 करोड़ रुपए अभी चुकाने 14 दिन के अंदर। उसके लिए जो हमारे पास सरप्लस है, इनफ्लोज है, वो 4,065 करोड़ है। बेसिकली ये ऐसा है, जो ऊपर दिया हुआ है वो एक्सपेक्टेड इनफ्लोज है और जो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है वो एक्सपेक्टेड आउटफ्लोज है। तो ये हम लोग देखेंगे तो काफी अच्छा है, एएलएम यहाँ पे प्रॉपर है। अगर किसी कंपनी का एएलएम नेगेटिव होता है तो वो खराब बात होती है। तो ये सब चीजें हो गई। उसी के अलावा कंपनी ने डेब्ट रिपेमेंट शेड्यूल बताया है। देखिए अगर आप देखेंगे तो कंपनी को कितना कितना पैसा चुकाना है, जनवरी में 400 करोड़ रुपए चुकाने हैं इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिला के, वहीं पे फरवरी में 652 और ये सब तरीके की चीजें हैं। तो ये क्यूमुलेटिव चार्ट बनाया गया 2620 और फिर 3408 फिर 4227 ऐसे करते करते अगर हम देखें तो 5,000 करोड़ लगभग जुलाई 21 में, और कंपनी के पास जो लिक्विडिटी मेंटेन्ड है वो करीबन 5100 करोड़ की है। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी के पास जुलाई तक पैसे चुकाने का प्लान है और उसके लिए अप्रोप्रिएट कैश भी है। तो ये सब चीजें हुई। डेब्ट रिसोर्सिंग सोर्सेज में ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा। क्रेडिट रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट, कंपनी को क्रिसिल, इकरा और केयर ने AA की यहाँ पे रेटिंग दी है, लेकिन आउटलुक नेगेटिव है। उसी के अलावा अगर हम बात करते हैं और सब चीजों की, तो अब ये बिजनेस सेगमेंट ओवरव्यू है जिसमें हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंपनी ने रिस्ट्रक्चर्ड लोन्स का यहाँ पे कोई डिटेल नहीं दिया है। ओवरऑल आप मुझसे पूछते हैं हमारा क्या व्यू है स्टॉक पे, तो देखिए कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, 20% का सर्किट लग चुका है। लेकिन अगर आप मुझसे बुक वैल्यू पर शेयर और ईपीएस वगैरह से रिलेटेड अगर पूछते हैं तो काफी अच्छा परफॉर्म किया है। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है वो एक बार अपना प्रॉफिट बुक करें करीबन 150 रुपए के टारगेट के साथ, और वहीं पे अगर जो लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स है वो भी एक बार जब 170-175 के भाव आते हैं तो अपना यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें। बाकी हमारा जो ओवरऑल व्यू रहेगा, हम आपको बोलेंगे कि आप एचडीएफसी के साथ जाएं या फिर बजाज फाइनेंस जैसी एनबीएफसी के साथ जाएं, जो कि काफी बेटर है और ऑपरेशनली काफी परफॉर्म किया है। मैं मानता हूं इसने अच्छा परफॉर्म किया है, बट लॉन्ग टर्म के लिए हमारी जो राय रहेगी वो बजाज फाइनेंस और एचडीएफसी के साथ रहेगी। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म व्यू जो है अभी इसके लिए पॉजिटिव है, बट एक जो तेजी आई है उसमें हमें निकल जाना चाहिए अगर आपके पास यहाँ पे प्रॉफिट बन रहा है और आपका कोई ज्यादा नुकसान नहीं है, तो आपको यहाँ पे एक बार एग्जिट मारना चाहिए, क्योंकि बजट के बाद यहाँ पे हो सकता है थोड़ी बहुत गिरावट बाजार में देखने को मिले। तो अगर इस भरे बाजार में भी इसने शानदार रिजल्ट पोस्ट किए हैं और 20% का सर्किट लगा है जबकि कल मार्केट नेगेटिव था, तो ओवरऑल आपको यहाँ पे एक बार एग्जिट करनी चाहिए पोजीशन, ताकि आप अपना प्रॉफिट बुक करें। फिर जैसे ही थोड़ा बहुत गिरता है तो आप यहाँ पे ले सकते हैं।
चलिए ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।